तो अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और आज का अध्याय है घोषणा, अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा। देखो बच्चों कि अगस्त घोषणा क्या था, क्यों लाया गया, सबसे पहले बात करते हैं। हम राष्ट्रवादी उदारवादी चरण 1885 से जब शुरू होता है, कब, कांग्रेस की स्थापना के साथ, तब से लेकर 1885 से 1905 तक देखा, फिर 1905 से 1919 तक देखा। हम उसी चरण में भी है, 1919 के तक ही ये चरण में अभी तक हम पढ़ रहे हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण है। कौन सा? राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। इसके बाद आएगा गांधी युग। तो द्वितीय चरण में हम आखिरी पड़ाव पर हैं अभी कि अगस्त घोषणा क्या है और ये क्यों लाया गया। हमने देखा कि 1919 के मार्ले मिंटो सुधार हुआ, 1911 में दिल्ली दरबार लगा, फिर 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में फिर लखनऊ पैक्ट, जहाँ पर दो मेन कार्य हुए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो समझौता है वो हुआ, और साथ ही साथ नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ। उसी बीच में एक होम रूल लीग आंदोलन और चलाया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो बात करते हैं कि अगस्त घोषणा क्यों लाया गया। तो अगस्त घोषणा का जो मेन कारण है वो है होम रूल लीग आंदोलन। यानी अगर हम बात करें तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत अगर करें तो फिर क्यों हुआ था, थोड़ा हम पीछे की तरफ चलते हैं। 1909 में जब पृथक निर्वाचक मंडल बना तो वहाँ पर कांग्रेस क्या थी, असंतुष्ट थी। लेकिन जैसे ही 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो जॉर्ज पंचम ने वहाँ पर बंगाल विभाजन के घोषणा रद्द कर दी गई, जिसके रद्द करने से मुस्लिम लीग में क्या हो गया, नाराज हो गए। मुस्लिम लीग ने उसके पहले और उसके बाद भी विश्वविद्यालय के लिए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए याचनाएं और प्रस्ताव देते रहे, लेकिन वो भी अस्वीकार होते रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हुए। फिर लखनऊ समझौता हुआ, उसी में कांग्रेस ने होम रूल लीग जो आंदोलन है उसको अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने की वजह से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने अपने लिए अपने जगह पर एक होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका मेन मकसद था स्वराज की मांग। जिसका मेन मकसद क्या था? स्वराज की मांग। और होम रूल लीग आंदोलन जब खत्म होता है तो कांग्रेसियों का जो मेन मुद्दा है अब वह स्वराज हो जाता है। तो अगस्त घोषणा को हम मॉन्टेग्यू घोषणा कहते हैं। तो मॉन्टेग्यू घोषणा जो है, मॉन्टेग्यू कौन थे? वहाँ के भारत सचिव थे। जब मॉन्टेग्यू घोषणा आए तो वो भारत के सचिव थे। अगर हम बात करें तो क्या होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। मैंने बताया कि होम रूल लीग आंदोलन जो है वो चल रहा था और इतने चरम सीमा पहुंच गया कि एनी बेसेंट को जेल में डाल दिया गया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को दिल्ली और पंजाब में जो प्रवेश है वो निषेध कर दिया गया। ऐसे कुछ घटनाएं घटी। उसके बाद जो कांग्रेस के नरमपंथी नेता हैं वो उसमें शामिल होते हैं, होम रूल लीग आंदोलन में सदस्य बनते हैं, और एक ऐसे व्यक्तित्व जो तीनों लीगों की यानी तीनों संगठनों में शामिल थे, वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पहले कांग्रेस की सदस्यता ली, फिर मुस्लिम लीग की सदस्यता ली और साथ ही साथ में किसकी सदस्यता ली? होम रूल लीग आंदोलन की सदस्यता ली। यानी होम रूल लीग आंदोलन जब चरम सीमा पर था तो एनी बेसेंट को जेल में डाल दिया गया। डालते ही जितने भी नरमपंथी, महात्मा गांधी भी सपोर्ट में आए, बाल गंगाधर तिलक तो विदेश के काम से जेल चले, मतलब कि अपने किसी काम से कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए। और दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो ऐसे जो नेता थे, जैसे कि मान लो नरमपंथी नेता मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, ये सारे उस जगह पर सदस्य के रूप में आते हैं और इतना आंदोलन तेज करते हैं कि अंग्रेज़ों को एनी बेसेंट को रिहा करना पड़ता है। और उसके बाद एक घोषणा करते हैं, क्योंकि ये बात है घोषणा कब की? अगस्त की, और रिहा होते हैं दिसंबर में। तो इसके पहले की कहानी हमने देखा कि किस तरीके से होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, कौन कौन से नेता उभर के आ रहे थे,
किस तरीके से आंदोलन को दबाया जा रहा था। अंग्रेजों ने दबाने के लिए इन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को दिल्ली और पंजाब में प्रवेश पर क्या कर दिया था, निषेध कर दिया था। तो उसी समय मॉन्टेग्यू आते हैं एक घोषणा पत्र लेकर। ओके, तो इस घोषणा पत्र को आज हम समझते हैं। लिखो। हाँ, एक चीज और याद रखना, सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी उपाधि, ध्यान रखना, होम रूल आंदोलन दौरान अय्यर ने सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी उपाधि, कौन सी उपाधि थी उनके पास, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेजों को। नाइटहुड की उपाधि, ऐसे लिख लो, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कब, होम रूल लीग के आंदोलन। और ये पहली उपाधि थी लौटाने वाले, यानी पहली बार ये उपाधि लौटाई गई थी। ये पहली बार यह उपाधि, यानी यह उपाधि नहीं, पहली बार उपाधि लौटाई गई थी। आंदोलन में अभी तक किसी ने कोई भी उपाधि नहीं लौटाई थी, लेकिन पहली बार नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी किसने, सुब्रमण्यम अय्यर ने। तो अगस्त घोषणा होता है 20 अगस्त 1917 को। लिखो, अगस्त घोषणा जो है वो होता है 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को। देखो, क्या कारण था अगस्त घोषणा करने का। एक तो होम रूल लीग का आंदोलन जो था ही था, साथ में और क्या था, चलो देखो, जो अगस्त घोषणा है बच्चों, वो लाने के पीछे कारण क्या था कि आपको पता है कि 1914 से लेकर 18 के बीच क्या हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। कौन सा, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। और इस प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सरकार है, यानी ब्रिटिश सरकार जो है, ठीक है, उनको मेसोपोटामिया युद्ध में, मेसोपोटामिया एक देश है, या मेसोपोटामिया कहते हैं इसको, ठीक है, मेसोपोटामिया या मेसोपोटामिया लिख लो, लिख लो। मेसोपोटामिया एक देश है जिसके युद्ध का प्रबंध किसको करना था, ब्रिटेन सरकार को भारत की ओर से करना था। किसको करना था, यानी भारत पर प्रबंध किसको करना था, भारत को करना था। लेकिन वह इस प्रबंध को करने में असफल रहे थे। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, भारत सचिव। कौन लेगा, भारत सचिव। यानी इसकी जिम्मेदारी ली भारत के सचिव, भारत सचिव। और उस समय भारत के सचिव कौन थे, लिख लो। उस समय भारत के सचिव थे ऑस्टिन चैम्बरलिन। तो उस समय भारत के जो सचिव थे वो थे ऑस्टिन चैम्बरलिन, जिसका ब्रिटिश संसद में घोर अपमान हुआ कि ये काम नहीं कर पा रहे हैं। और मॉन्टेग्यू उस समय थे, यानी वो तत्कालीन भारत सचिव कौन थे, ऑस्टिन चैम्बरलिन। जब इनका ब्रिटिश संसद में अपमान हुआ तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते ही नए भारत सचिव बनते हैं मॉन्टेग्यू। कौन बनते हैं, मॉन्टेग्यू। और मॉन्टेग्यू अब नए भारत सचिव बनते हैं।
और वो भारत की तरफ प्रस्थान करते हैं। और भारत में आते ही उन्होंने प्रथम घोषणा किया 20 अगस्त 1917 को भारत में आ गया और उन्होंने घोषणा कर दिया क्या, अब 20 अगस्त 1917 को। जब वो भारत के नए सचिव बने तो आते ही उन्होंने घोषणा किया। अब वो घोषणा क्या था, वो होम रूल लीग आंदोलन के रूप में था कि होम रूल लीग आंदोलन को किस तरीके से दबाया जाए, क्योंकि वो पहले ही किस में व्यस्त थे, प्रथम विश्व युद्ध में। तो जब प्रथम विश्व युद्ध में वो जब व्यस्त थे तो उस युद्ध को कैसे खत्म, एक तो युद्ध में व्यस्त थे, ऊपर से इधर से भारतीय उनको परेशान कर रहे थे, दबाव में आ रहे थे। तभी ना तिलक और एनी बेसेंट को उन्होंने क्या करा था, जेल में नहीं, उनको घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया था, रैली करने पर प्रतिबंध लगा दिए थे, मद्रास के जितने भी सभा होते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने घोषणा किया, क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी पहले बातें करो, सिंपल बातें, सिंपल साधारण, उनको लालच दो। वही घोषणा में आकर निकल कर आता है तो उन्होंने घोषणा शुरू किया कि भारतीयों को क्रमिक रूप से शासन में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। यानी वो चाह रहे थे कि अब भारतीयों को जो क्रमिक रूप से, मतलब क्रम से, मतलब एक एक करके क्या होगा, शासन या जो हम शासन कर रहे हैं उसमें उनको क्या मिलेगा, प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। ठीक है। और एक परिणाम, प्रतिनिधित्व बढ़ने का मतलब क्या है, तो अब पहले तो ये चीजें ना भारतीयों को समझ में आई, बस उन्होंने कह दिया कि क्रमिक रूप से शासन के प्रतिनिधित्व को बढ़ेगा और वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगे हमारे शासन के अंदर, चाहे वो कार्यकारिणी सभा हो, सदस्य हो, चाहे कोई भी हो, उसमें भारतीयों को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें ना समय की घोषणा नहीं की गई कि 1 साल में, 2 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल या 50 साल बाद, ऐसा कोई घोषणा नहीं किया गया। और जिससे क्या हुआ कि यहाँ से जो नरम दल के कांग्रेसी थे, नरम दल कांग्रेसी उन्होंने क्या किया, इसको स्वीकार कर लिया। जो मॉन्टेगू घोषणा है उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। प्लस एनी बेसेंट भी इसको स्वीकार कर लेती है। और जैसे ही ये दोनों स्वीकार करते हैं, एनी बेसेंट को दिसंबर माह में जेल से रिहा कर दिया जाता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है। यानी जो एनी बेसेंट को उन्होंने जेल में डाल दिया था, गिरफ्तारी कर लिया था, उनको क्या कर देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, उनको वहां से रिहा कर दिया जाता है। और रिहा करने के बाद रिहा कर दिया जाता है। यहां तो समझ में आ गया कि घटना कब की है, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सरकार यानी ब्रिटिश सरकार जो भारत में थी उसके ऊपर मेसोपोटामिया के युद्ध का जो पूरा प्रबंधन है वो भारत सरकार, ब्रिटेन सरकार को करना था भारत की ओर से। लेकिन जो उस समय के तत्कालीन भारत सचिव ऑस्टिन चैम्बरलिन थे, उन्होंने इस चीज़ को, स्थिति को नहीं समझा और ब्रिटिश संसद में उनकी घोर अपमान की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और उस समय ही नए मंत्री बनकर आते हैं भारत सचिव के रूप में, वो कौन है, मॉन्टेग्यू। और भारत में प्रवेश करते ही 20 अगस्त 1917 को वो एक घोषणा करते हैं कि भारत को क्रमिक रूप से शासन में प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाएगा। उस समय तो आंदोलन गर्म था, प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया, नरमपंथी के लोग, और एनी बेसेंट भी इस चीज़ को आ गई। जो होम रूल लीग आंदोलन को इतने तेज़ी से बढ़ा रहे थे वो अब थमती सी नज़र आ रही थी और होम रूल लीग आंदोलन इस तरीके से कमज़ोर पड़ जाता है और वो दब जाता है। लेकिन उसका प्रभाव आगे चलकर क्रांतिकारियों के रूप में निकलता है, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो मंशा है भारतीय समझ नहीं रहे थे
और अंग्रेजों की मंशा 1919 के रोलेट एक्ट में और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक और गठन कमेटी है, उसको जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा कि अंग्रेजी सेना या अंग्रेजी सरकार क्या चाहती थी भारतीयों से। तो मॉन्टेग्यू आए, उन्होंने घोषणा किया और जैसे ही घोषणा किया तो जो कांग्रेसी जैसे मोहम्मद जिन्ना और कांग्रेसी नरम दल के नेता वो सब क्या हो गए, वो सब स्वीकृति दे दिए कि हाँ हम इस चीज़ को मान लेते हैं आपकी बातों को, और दिसंबर माह में उनको रिहा कर दिया जाता है। किनको? एनी बेसेंट को रिहा कर दिया जाता है। यही घोषणा बाद में 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जैसे कि 1909 में क्या था, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्यों आया था? कुछ इससे पहले कुछ घोषणा की गई थी जब वो शिमला मिलने गए थे शिष्टमंडल, तो उन्होंने कहा था ठीक है, तो उस समय सुधार हुआ था कौन? मार्ले मिंटो। ध्यान रखना, जिस तरीके से मार्ले मिंटो थे, तो मार्ले क्या थे? भारत सचिव थे और मिंटो क्या थे? वायसराय थे। इसी तरीके से सेम यहां पर भी जो पहले नाम है वो कौन है? भारत, और उस समय कौन है गवर्नर? वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड। तो अभी जो भारत वायसराय है वो कौन है? चेम्सफोर्ड। मैंने बताया था कि 1916 में चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय के रूप में नियुक्ति ले लेते हैं। मैंने आपको ये चीज़ें पहले बता दिया था। तो वायसराय अभी कौन है? चेम्सफोर्ड। तो इसी अगस्त घोषणा को सुधार करने के लिए, अगस्त घोषणा पर विचार विमर्श करने के लिए, सुधार करने के लिए क्या आता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा का सुधार को घोषणा होता है। और ये आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो यहां से हमने देखा कि अगस्त घोषणा क्या था। तो अगस्त घोषणा एक सरकार द्वारा लालच था, जो भारतीय सरकार जो ब्रिटिश आंदोलन कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कांग्रेसी और होम रूल लीग आंदोलन के सदस्य एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, जब वो आंदोलन कर रहे थे तो उस आंदोलन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक नीति है जिसमें वो फंस जाते हैं, और इस नीति को, इस जाल में वो खुद फंस जाते हैं और इस आंदोलन को वो क्या कर देते हैं? धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। और इसी समय की बात है जब रिहा होके आती है कौन? एनी बेसेंट। अब 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, देखो 16 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम जानते हैं। और 1917 में जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। और इसी कलकत्ता में एनी बेसेंट एक अब चर्चित व्यक्तित्व हो चुकी थी, तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट को अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्षता करने के लिए, कहा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट को क्या कहा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगी? एनी बेसेंट करेंगी। और ये प्रथम भारतीय, वो प्रथम महिला बनी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अरे हमने पढ़ा था ना कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो ये पहली बार बनते हैं। तो क्या रीजन था, समझ में आ गया? अभी तक हमने याद किया था कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन क्यों बनी? होम रूल लीग आंदोलन में जब सफलता चरम सीमा पर थी, अगस्त घोषणा को मानते ही जब उनको दिसंबर माह में रिहा कर दिया जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से वो क्या बनती है? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बनती है और पहली महिला अध्यक्ष बनाई जाती है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। और जब वो अध्यक्ष बनती है तो 1918 में ही बंगाल में, 1918 में कांग्रेस का पुनः विभाजन हो जाता है।
यानी कांग्रेस का 2 बार विभाजन, पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में, और अगली बार 1918 में। 1918 में पुनः क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। किसमें? कांग्रेस में। और 1918 में कांग्रेस का पुनः विभाजन हो जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि कांग्रेस का पुनः विभाजन, दूसरी बार विभाजन कब हुआ था? 1918। कब हुआ था? 1918। तो ये 1918 में हुआ क्यों? सबसे पहला रीजन तो ये जानेंगे कि विभाजन क्यों हुआ। चलो ध्यान दो। आपको पता है कि यहां पर 2 खेमा है, एक नरमपंथी कांग्रेस में है और एक क्या है? गरमपंथी है। गरमपंथी में अभी कौन बचे हुए हैं? मोस्टली बाल गंगाधर तिलक है। और नरमपंथी में कौन है? एनी बेसेंट भी है। लिखो। तो नरमपंथी ने अगस्त घोषणा को, किसको? अगस्त घोषणा को स्वीकार करने की वजह से, या स्वीकार कर लिया, और गरमपंथी जो थे वो अगस्त घोषणा से असंतुष्ट थे। घोषणा से असंतुष्ट थे। ऐसा क्यों हुआ था भाई? अंग्रेजों ने ये तो कह दिया था कि हम क्रमिक रूप से आपको क्या देंगे? शासन में प्रतिनिधित्व को बढ़ा देंगे, या जो भी आप कहोगे हम उसको मानेंगे। लेकिन गरम दल के नेता तो समझ गए हाँ भाई हमें मिल जाएगा। लेकिन जो नरम दल के नेता ने सोचा कि हमें तो मिल जाएगा, लेकिन गरमपंथी के नेता ने ये कभी नहीं ये सोचते थे कि उन्होंने ये चीज़ कभी नहीं कहा कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, कितने वर्षों मिलेगा, ये सब कुछ नहीं खोला। जिससे क्या हुआ कि गरम नेता, जो गरमपंथी के लोग हैं, जो गरमपंथी के लोग हैं, वो इस चीज़ को क्या कर देते हैं? अस्वीकृत कर देते हैं। और इवन की नरमपंथी ने इसे मैग्ना कार्टा भी कहा है। मैग्ना कार्टा भी कहा है। मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा इसको कहा है किसने? नरमपंथी के लोगों ने। यानी अगस्त घोषणा स्वीकार करने की वजह से कांग्रेस में फिर से विभाजन हो जाता है और नरमपंथी दल के नेता एक नए संगठन का वो करते हैं, गठन, जिसका नाम है उदारवादी, लिखो, भारतीय उदारवादी दल। एक नए दल का उद्घाटन होता है, भारतीय उदारवादी दल। भारतीय उदारवादी दल। अब पूछा जाता है कि जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो किस नाम से बना था दल? भारतीय उदारवादी दल। और किसके नेतृत्व में बना था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लिख लो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में यह भारतीय उदारवादी दल बना। क्या? भारतीय उदारवादी दल कब बना? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक नया दल बनाया गया, जिसका नाम क्या था? भारतीय उदारवादी दल। यानी 1918 में कांग्रेस का पुनः विभाजन हो जाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से अगस्त घोषणा आते ही होम रूल लीग आंदोलन बंद हो गया। उधर बंगाल में कांग्रेस में विभाजन फिर से हो गया। नरमपंथी गरमपंथी फिर से विचार मतभेद हो गए और नरमपंथी ने एक नए दल का संगठन कर लिया, जिसका नाम था भारतीय उदारवादी दल। और इस तरीके से आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। इस तरीके से क्या होती है? आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। उसके पीछे कारण क्या था? पहली बात सुनो, अगस्त घोषणा को एनी बेसेंट ने स्वीकार कर लिया, जो उसको चला रही थी मेन। तो जब स्वीकार कर लिया तो क्या आंदोलन आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, वही थम गया। दूसरा रीजन, बाल गंगाधर तिलक पर किसी आरोप के लिए उनको विदेश जाना पड़ गया। तो जो संचालन करता थे, जब वो चले जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, आंदोलन समाप्त हो गया। तीसरा रीजन, जो नरम दल के नेता जो होम रूल लीग में आंदोलन में शामिल हुए थे, एनी बेसेंट को रिहा करने के लिए शामिल हुए थे। जब एनी बेसेंट रिहा हो गई तो आंदोलन भी उन्होंने भी क्या कर दिया?
ढीले पड़ गए और आंदोलन क्या हो गया, समाप्ति हो गया। यानी कुछ ऐसे कारण हुए जिससे क्या हुआ, होम रूल लीग की क्या होती है, समाप्ति हो जाती है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि होम रूल लीग का जो समाप्ति है वो किन कारणों से हुआ। तो अगर ये कारण आते हैं तो भी देना है, और उसमें अगस्त घोषणा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगस्त घोषणा के मानने की वजह से ही एनी बेसेंट, गर्मपंथी के नेता सब एकजुट हुए थे और उन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया। समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है। और इन्होंने एक और किताब है, लिखो, एक किताब का नाम लिख लो, जिसने दयानंद सरस्वती प्लस बाल गंगाधर तिलक को इसी समय कहा था, याद रखना, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था, भारत के अशांति का जनक। अशांति के जनक किसने कहा था, ये भी देख लो। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में कहा था। किसमें, वैलेंटाइन चिरोल, याद रखना, कल के सवाल में था ना। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक का नाम है, इंडियन अनरेस्ट। जब दयाराम सरस्वती हमने पढ़ा था तब भी मैंने इस बुक का चर्चा किया था। तो ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कब कहा था बाल गंगाधर तिलक को, होम रूल लीग आंदोलन के समाप्ति के समय ये कहा, ठीक है। उस समय की बात है जब उन्होंने पुस्तक में क्या कहा कि भारतीय अशांति के जनक कौन है, दयाराम सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलो अगला हेडिंग है 1919 का, मिला दूं, चलो अगला लिखो, अगला हेडिंग डालो। तो ये हमारा होम रूल लीग आंदोलन किस तरीके से खत्म हुआ वो सारी चीजें हो गया। अब अगस्त घोषणा को सुधार करने के लिए एक आगे सुधार आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत परिषद अधिनियम 1919। लिखो, तो हेडिंग डालो, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1919, या इसी को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। अब मॉन्टेग्यू घोषणा जो था उसी को अगस्त घोषणा भी कहते हैं। तो मॉन्टेग्यू घोषणा को सुधार करने के लिए, जो उन्होंने कहा था उसमें कुछ सुधार करने के लिए, मॉन्टेग्यू सुधार या भारत परिषद अधिनियम आता है। आपने देखा कि 1909 में हमने मेन पढ़े थे 3, 1861, 1892, 1909 और चौथा पढ़ रहे हैं क्या, 1919। तो मैंने इस अधिनियम में आपको बताया कि किस तरीके से विधान परिषद में, केंद्रीय परिषद में सीटों का आवंटन होता है ना। पृथक निर्वाचन मंडल में किस तरीके से 1909 के पृथक निर्वाचन मंडल में मुस्लिम लीग को शामिल किया जाता है, उनको अलग से एक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है, सीट दी जाती है। तो ऐसे ही 1919 में भी कुछ होगा जो हम भारत परिषद अधिनियम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में कुछ सुधार जो 1917 के अगस्त घोषणा में थी उसका सुधार किया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों की। देखो 1909 में क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन मंडल हुआ। भाई इसमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, 1919 में पृथक, देखो आपको पता है कि जब ब्रिटिश सरकार आती थी हर 10 साल में किसी भी योजना पर विचार विमर्श करती थी, हर साल, हर 10 साल में, हर 10 सालों में ये क्या करती थी, विचार विमर्श करती थी। तो 1909 के बाद अगले 10 साल कब है,
1919, और 1919 के बाद फिर 1929 में आने वाले थे, लेकिन 2 वर्ष पहले ही भारत में साइमन कमीशन आ जाता है। जो हम पढ़ेंगे उस सुधार की जांच करने के लिए साइमन कमीशन 1929 में आने वाला था, लेकिन उसको कब ला दिया जाता है? 1927 में, 2 साल पहले उसको शामिल कर लिया जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आंदोलन, क्योंकि उस समय आंदोलन चरम सीमा पे था ना, इसलिए उनको जांच के लिए 2 साल पहले ही लाया जाता है। उसका विरोध क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई भारतीय नहीं होने की वजह से उसका क्या होता है, विरोध होता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर घटना पर निर्भर होती है। अगर आप किसी भी घटना को समझना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो घटनाओं को पहले क्रम से पढ़ो आप। मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जब शुरुआत किया था तो कितने चरण थे, उसमें मैंने ईयर बाय ईयर कम से कम 20 से 25 ईयर का नोट्स बनवाया था, लिखा भी था व्हाइट बोर्ड पे, क्या कि कौन सी घटना कब घटी, कैसे घटी, है ना। उस सीरीज को याद करना है सबसे पहले, तभी आपको चीज़ें धीरे ध्यान होता रहेगा वो चीज़ें। तो सबसे पहला क्या है कि क्रम से किसी चीज़ को याद करोगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप बताओ, लखनऊ पैक्ट के बाद क्या हुआ? चलो सबसे पहले करें बंगाल विभाजन से बात करते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। उसके बाद कौन सी घटना घटी? 1906 में मुस्लिम लीग बना। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन में। 1907 में होते ही 1908 में सबको जेल में डाल दिया गया स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन के बदौलत। और 1909 में क्या हुआ? मार्ले मिंटो सुधार हुआ। मार्ले मिंटो सुधार होने के बाद क्या हुआ? दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार लगते ही प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें 2 घटनाएं घटी। और उसी समय होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत हुआ, और उसी होम रूल लीग में 2 व्यक्तित्व निकल कर आए। कौन? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जब निकल कर आए तो उन्होंने क्या किया? होम रूल लीग की स्थापना की। जब होम रूल लीग की स्थापना चरम सीमा पर थी तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? एक अगस्त घोषणा कर दी, मांटेग घोषणा कर दी, जिसे वो स्वीकृत कर लिया और आंदोलन को कर दिया, खत्म कर दिया। उसी घोषणा को और पीछे हुए कार्य को जांच करने के लिए एक फिर से कमेटी बैठाई गई। और किसका फोन आ रहा है? और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से आता है। तो किस तरीके से, तो लिखो कुछ क्रम से कि किसकी भूमिका क्या है, क्या इसकी भूमिका रही। तो भारत परिषद अधिनियम 1919 में भूमिका की बात कर लेते हैं। पहला, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का। दूसरा क्या हुआ? 1911 में दिल्ली दरबार। देखो ये सारे कारण हैं जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, प्रथम विश्व युद्ध, मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का समझौता, ये सब क्या है? कारण होते हैं। ये सब कारण है, इसलिए हर बार इस चीज को ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कौन से क्रम से घटी है। क्योंकि अब अगर हम क्रम को याद नहीं रखेंगे ना तो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो समझ नहीं पाओगे। फिर याद नहीं करना, हमें फैक्ट को याद नहीं करना। पेपर में ये भी आता है कि मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक है, पूना पैक्ट, दिल्ली दरबार, इनको क्रम से लगाइए। जब याद नहीं हो तो कैसे क्रम से लगाओगे? तुम्हें ये पता है, डेट पता है, ईयर पता है, लेकिन तुम उसको क्रम से लगाना नहीं जानते तो लगा पाओगे क्वेश्चन में? तो आजकल क्वेश्चन में टेबल भी आ जाते हैं जिसको क्रम से लगाने के लिए दे सकता है। तो ईयर बाय ईयर मेन घटनाओं को इसलिए याद करना है ताकि जो क्रम से अगर क्वेश्चन आते हैं हमारे बीच तो हम उसको सोल्व कर ले, हम उसको हल कर ले। तो दूसरा क्या है? 1900, पहला क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। दूसरा क्या है? 1911 का दिल्ली दरबार। तीसरा जो था अलीगढ़ को विश्वविद्यालय बनाने की मांग। अलीगढ़ को विश्वविद्यालय बनाने की मांग 1911 में ही तुर्की के युद्ध के साथ, मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध में एक तो इटली के साथ युद्ध हो रहा था। क्या? एक इटली के साथ युद्ध हो रहा था, लेकिन हमें जरूरत नहीं हो जानने की ज्यादा। इटली के साथ युद्ध हो रहा था तो वहां पर भी मुस्लिम क्या थे? असंतुष्ट थे। तो उनकी चीजों को विश्लेषण करना था। और क्योंकि देखो नाम है सुधार, यानी उन्होंने 10 सालों में क्या क्या घटनाएं घटी उन चीजों की सुधार करने की तो बात करेंगे ना हम। तो मार्ले मिंटो का ही हम स्टार्ट करते हैं। मार्ले मिंटो में क्या हुआ उसका, उस पर विचार विमर्श करेंगे वो।
उसी को देखते हुए फिर आगे काम किया जाएगा। दूसरा, दिल्ली दरबार लगा, उसका क्या फर्क पड़ा, वो उस पर विचार विमर्श करने आए थे। वो मुस्लिम लीग क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, उन पर विचार करने आए थे। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को हम चर्चा करेंगे कि भाई सुधार क्यों आए। सबसे पहले तो आए क्यों, तो वो जो पिछले 10 सालों का जो घटना है, उस घटना को सुधार करने के लिए, उस घटना पर विचार विमर्श करने के लिए, सुझाव लेने के लिए कि आगे किस तरीके से संचालित करना है, उन चीज़ों पर हम वो इस सुधार को लेकर आए थे। और उस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, इसलिए इसको नाम दिया जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, और इसी का नाम है भारत परिषद अधिनियम 1919। इसमें भी कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होगा, पहली बार जो घटना है वो पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहां देखो ध्यान से कि 1909 में क्या हुआ, मार्ले मिंटो सुधार हुआ। 1911 में क्या हुआ, दिल्ली दरबार लगा, जो हमने पढ़ा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की मांग भी हुई थी। अंग्रेज मुस्लिम ने जब वहां गए थे शिष्टमंडल से मिलने, तो उन्होंने ये शब्द भी रखा था ना कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्या बना दिया, विश्वविद्यालय बना दिया जाए। अलीगढ़ कॉलेज था उस समय। और तुर्की में युद्ध के साथ, भाई तुर्की जब प्रथम विश्व चल रहा था तो तुर्की किधर था, ब्रिटेन के विपरीत था। तो मुस्लिम लोग वहां पर सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो मुस्लिम लीग क्या थी, असंतुष्ट थी, क्योंकि ये तुर्की के जो खलीफा थे, उनके प्रमुख नेता हुआ करते थे। तो उनका जो, क्योंकि हार जाते तो उनका अपमान होता, और ऐसा हुआ, तो इसलिए खिलाफत आंदोलन चला। तो जब ये सुधार आएगा तो इन्होंने कुछ, इस सुधार को जब निर्णय देंगे 1921 में, तो 1921 में देखो आया कब, 1919 में आया कब, और याद रखना लागू कब हुआ, याद रखना 1921 में। ये सवाल बन चुका है, आया कब, सुधार कब आया, 1919 में, और लाया का लागू कब हुआ, 1921 में। अब ध्यान दो, इस घटना का, इस सुधार का ज्यादा प्रभाव भारतीयों पर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय इस चीज को अब अलग कर देंगे, क्योंकि जैसे ही एक रोलेट एक्ट आएगा क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, जब एक रोलेट एक्ट आएगा, बिना, जिसको अंधा कानून कहा गया, काला कानून कहा गया, जब वो आएगा तो ये सुझाव है, ये जो अधिनियम परिषद है, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। माने बन के तो तैयार हो गए थे, लेकिन लागू कब हुआ था, 1921 में, क्योंकि 1919 में ही रोलेट एक्ट आता है, और उसी समय जलियांवाला बाग कांड हो जाता है, और समय भी 1919 का ही है। तो लोग आंदोलन में आगे निकल कर आ जाते हैं, खिलाफत आंदोलन चलता है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने की घोषणा हो जाती है, उसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है ना। तो ये सारी घटनाएं क्रम से कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है। तो इसलिए इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना कि जो ये अधिनियम है, ये पिछले 10 सालों के कार्यों का विश्लेषण करने के लिए संगठित हुआ था। और उसमें बात करें तो 1909 का क्या है, मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली दरबार। उसके बाद तुर्की जब युद्ध चल रहा था तो मुस्लिम लीग क्या थी, संतुष्ट थी क्या, मुस्लिम लीग क्या थी, असंतुष्ट थी। आगे लिखो। और 1913 में ही मुस्लिम लीग ने स्वशासन की मांग उठाया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया था, स्वशासन की मांग उठाया था। और इसके बाद की घटना बात करते हैं, 1914 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो उससे उपजी हुई कोई परिस्थितियां, तो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां उपजी होगी प्रथम विश्व युद्ध में जिस पर सुधार करना था। फिर 1916 में क्या, होम रूल लीग आंदोलन। देखो इसमें लखनऊ पैक्ट नहीं शामिल करना है, क्योंकि लखनऊ पैक्ट जो था वो कांग्रेस की तरफ से था, तो उसमें तो कोई ब्रिटेन सरकार का कोई रोल था क्या, नहीं। हमें यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है, ध्यान, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर करते हो ना, तो ये ध्यान देना है कि ये किसके पक्ष की बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी पक्ष की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की। यानी ब्रिटेन के खिलाफ कौन कौन से चीजें शामिल थी, जैसे कि
1909 में कौन था? पार्लियामेंट सुधार, जिसमें क्या थे? कांग्रेस असंतुष्ट थी। दिल्ली दरबार में कौन असंतुष्ट थी? मुस्लिम लीग। तो हर किसी ना किसी चीज में हम यहाँ पर ब्रिटेन को हम आगे रखेंगे। अभी 1916 का लखनऊ पैक्ट नहीं, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन। कौन सा रूल? होम रूल लीग आंदोलन के ऊपर विश्लेषण, विचार विमर्श करने आए थे। ठीक है। साथ ही साथ में एक लास्ट में आखिरी घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 को, मॉन्टेग्यू घोषणा, या इसको कहते हैं अगस्त घोषणा। तो इन सभी चीजों पर विचार विमर्श करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया जाता है। बात समझ आ गई चीजें? यानी क्यों आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में? जो पिछले 10 सालों का जो घटना है, उस घटना को समझने के लिए इन चीजों को लाया गया। समझ में आ गया? मॉन्टेग्यू घोषणा में क्या था कि भारत को, भारतीयों को क्रमिक रूप से उनके शासन को, यानी अपने शासन में प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाएगा, ये उन्होंने कहा, जिसको एनी बेसेंट ने माना और होम रूल क्या हुआ? स्थगित हो गया। ठीक है। तो इसी चीज को लाने के लिए यहां पर इन घोषणाओं को लाया गया, और ये इसकी भूमिका थी कि किस तरीके से शुरुआत हुआ। किसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया, बना के कब रखा गया? सुधार किया गया 1919 में, सुधार किया गया, लेकिन लागू कब से हुआ? 1921 से। अब इसमें कुछ घटनाएं घटती है, वो लिखो पहले, मिला दो इसको। चल, इसमें मेन कुछ घटनाएं घटती है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, लिखो पहले समझ लो। गृह सरकार में परिवर्तन, यानी जो मेन सरकार था, गृह सरकार में जो था उसमें कुछ बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। तो पहला लिखो वही, कुछ इसमें के अंदर सुधार हुए। इन सुधारों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, कौन कौन सुधार हुए। लिखो, गृह सरकार में परिवर्तन, वो कौन है? भारत सचिव। गृह सरकार का मतलब क्या है? भारत, यानी इसमें भारत सचिव के कुछ चीजों में परिवर्तन किया गया। याद रखना, ये सब सवाल बनते हैं। ठीक है। दूसरा, केंद्र के कार्यकारिणी, केंद्र की कार्यकारिणी कौन थी? वायसराय। केंद्र में कौन काम कर रहा था भारत में? वायसराय। तो केंद्र की कार्यकारिणी में परिवर्तन किया गया। केंद्र की कार्यकारिणी में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। यानी इसमें लिख लो वायसराय, यानी वायसराय के कार्यकारिणी में भी क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। पहले वायसराय को शक्ति थी ना, उन शक्तियों में कुछ ना कुछ कमी कर दी गई। यहां भी शक्तियों में, भारत सचिव की शक्ति में क्या कर दिया गया? कमी कर दिया गया। और भारत सचिव का जो वेतन है वो भारतीय खजानों से देने के लिए मना कर दिया गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज याद रखना। पहला काम क्या हुआ? गृह सरकार के रूप में, यानी भारत सचिव में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। दूसरा क्या हुआ? जब भारत सरकार में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? केंद्र में परिवर्तन होगा। आगे लिखो, जब केंद्र के कार्यकारिणी में परिषद होगा तो केंद्र विधान परिषद में भी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो केंद्र विधान परिषद में परिवर्तन हुआ। केंद्र विधान परिषद में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। जब केंद्र में होगा तो प्रांत में नहीं होगा क्या? तो प्रांत में भी होगा। तो प्रांत यानी प्रांतीय विधान परिषद में परिवर्तन, प्रांतीय विधान परिषद में परिवर्तन हुआ। देखो कैसे भारत सचिव में परिवर्तन होगा। तो जब भारत सचिव की शक्ति में या कुछ चीज में कमी कर दी जाएगी तो वायसराय पे फर्क पड़ेगा। जब वायसराय पे फर्क पड़ेगा यानी केंद्र में फर्क पड़ेगा तो केंद्र के विधान परिषद में फर्क पड़ेगा। जब केंद्र के विधान परिषद में फर्क पड़ेगा तो प्रांत में फर्क पड़ेगा, है ना। और जब फर्क पड़ा तो यहां पे सांप्रदायिक क्या चीज?
सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनाया गया। किस तरीके से 1909 में क्या हुआ था, किसको मिला था, मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल हुआ था ना, तो ऐसे ही अब सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल होगा जिसमें सिखों को, ईसाइयों को, यूरोपियों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, और केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है ना। तो यहां से भारतीयों को किस तरीके से अपने प्रतिनिधित्व यानी अपने कार्यकारिणी परिषद में, विधान परिषद में शामिल किया जाता है, ये सारी चीजें की घटना एक एक क्रम से होता है। तो इन क्रमों को हम 1 बाय 1 पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो भारत परिषद अधिनियम 1919 में ये सारी घटनाएं हैं। अगली क्लास में हम इनको 1 बाय 1 पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले बेहतर क्लास के लिए। धन्यवाद।